हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में बात किया था, साथ ही साथ हम लोगों ने त्रिभुज के प्रकार को भी समझा था। इस वीडियो में हम लोग सर्वांगसम त्रिभुजों और समरूप त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, इनको समझने से पहले हमें समझना होगा कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं और समरूप आकृतियां क्या होती हैं। अगर आपने सर्वांगसम आकृतियों को और समरूप आकृतियों को समझ लिया तो फिर सर्वांगसम त्रिभुजों और समरूप त्रिभुजों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाई सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं और समरूप आकृतियां क्या होती हैं। ठीक है, सर्वांगसम आकृतियों को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कांग्रुएंट फिगर्स और समरूप आकृतियों को हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो देखो सर्वांगसम आकृतियां और समरूप आकृतियां क्या होती हैं, इनको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई दो आकृति लेंगे, कोई दो आकृतियां लेंगे। अब कोई दो आकृति अगर आपके सामने रख दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये सर्वांगसम है या समरूप है, तो आप कैसे बताओगे भाई। पहचान करने के लिए, बताने के लिए कोई नियम होना चाहिए, कोई शर्त होगी। बिना नियम या शर्त के हम लोग कैसे बता पाएंगे कि ये सर्वांगसम है या समरूप है। तो देखो सर्वांगसम के लिए दो शर्त होती है। पहली शर्त क्या है कि जो भी आकृतियां आपके सामने रखी गई हैं या आपके सामने जो भी आकृति है उन दोनों के आकार समान होने चाहिए, उन दोनों के आकार समान होने चाहिए। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि दोनों आकृतियों का आकार समान होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है, माप समान होना चाहिए, माप समान होना चाहिए। यहां पर माप का मतलब क्षेत्रफल से है, माप का मतलब किससे है, क्षेत्रफल से। ठीक है, तो अगर दो फिगर आपके सामने रखे जाएं, दो आकृतियां आपके सामने रखी जाएं, तो उनका जो साइज है, उनका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उनका जो शेप है वो भी सेम होना चाहिए, मतलब सेम शेप और सेम साइज की होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप बोलेंगे कि वो दोनों फिगर्स क्या हैं, कांग्रुएंट है, यानी दोनों आकृतियां सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए दो शर्तें हैं। पहली क्या कि दोनों का आकार समान होना चाहिए, दूसरी क्या, दोनों का माप समान होना चाहिए। माप का मतलब कि दोनों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक आकृति ऐसी है, ये कोई आकृति है, कैसी है, वृत्ताकार है। ये कैसी आकृति है, वृत्ताकार। और मेरे पास एक आकृति ये है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। ये भी तो एक आकृति है, ये भी एक आकृति है और ये भी एक आकृति है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई सर्वांगसम के लिए हम लोग नियम जानते हैं। तो देखते हैं कि क्या दोनों नियम यहां पर लागू होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि भाई आकार समान होना चाहिए। देख लो, इसका आकार अलग है और इसका आकार अलग है। ये एक वृत्त है और एक त्रिभुज है, तो आकार तो अलग अलग है, आकार अलग अलग है। माप समान होना चाहिए। माप के लिए हम कह देते हैं भाई इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है ये 10 मीटर स्क्वायर है। इसका भी क्षेत्रफल जो है वो क्या है, वो भी 10 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई इस वाले आकार का, इस वाले आकृति का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है और इस वाले आकृति का भी क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। तब क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं, तो आप कहोगे भाई माप तो समान है दोनों का, क्षेत्रफल तो दोनों का समान है, लेकिन दोनों का आकार समान नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। बात आई समझ में। कोई भी दो आकृति आपके सामने रख दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं, तो आप देखोगे कि भाई क्या दोनों का आकार समान है। अगर आकार समान है
तो फिर आप दूसरे वाले नियम को देखोगे। अब अगर आकार समान नहीं है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा बोल देंगे कि ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। क्यों? आकार असमान है, क्योंकि आकार क्या है? असमान है। तो इन दोनों का आकार असमान है, इसीलिए ये दोनों आकृतियां क्या हैं? सर्वांगसम नहीं है। बात आ गई समझ में? कोई भी दो आकृतियां आपको दी जाएंगी, आपको पहचान करना होगा, आपको देखना होगा कि भाई क्या दोनों का आकार समान है। अगर दोनों का आकार समान होगा तो फिर आप आगे देखोगे कि भाई दोनों का माप भी समान है क्या। अगर दोनों का माप समान है तभी आप बोलोगे कि वो दोनों क्या हैं? वो दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सर्कल है, एक वृत्त है, और दूसरा मेरे पास ये भी एक वृत्त है। ठीक है, ये दो आकृतियां मेरे पास हैं। मैं कहता हूं कि भाई इसका जो क्षेत्रफल है ये 10 मीटर स्क्वायर है और इसका भी क्षेत्रफल कितना है? 10 मीटर स्क्वायर है। अब आपको देख के बताना है कि भाई बताओ क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं। तो आप देखोगे कि क्या दोनों का आकार समान है? बिल्कुल, ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, ये दोनों क्या हैं? समान आकार के हैं। फिर आप दूसरा देखोगे क्या माप समान है? तो माप मतलब क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है, इसका भी क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। आप बोल दोगे कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सर्वांगसम आकृतियां हैं। बात आ गई समझ में? तो सर्वांगसम के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि आकार समान होना चाहिए और दूसरा ये कि माप समान होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, माप का मतलब क्षेत्रफल से है। कोई भी आकृति दी जाएगी उसका क्षेत्रफल होगा। तो अगर दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों का आकार समान है, तभी दोनों आकृतियां क्या होंगी? सर्वांगसम होंगी। ठीक है, अब अगर हम समरूप के बारे में बात करें तो समरूप के लिए शर्त होती है कि आकार समान होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। माप समान हो सकता है अथवा नहीं। बात समझिएगा, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि कोई भी दो आकृतियां अगर आपको दी गई हैं तो वो समरूप आकृतियां तब होंगी जब दोनों का आकार समान हो, और अगर दोनों का माप समान है मतलब दोनों का क्षेत्रफल समान है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो भी ठीक है। अगर नहीं है तो भी ठीक है। तो आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई दोनों आकृतियों का आकार समान है। अगर दोनों आकृतियों का आकार समान है तो आप बोल दोगे कि वो दोनों आकृतियां क्या हैं? समरूप आकृतियां हैं। बात समझ में आई? सिर्फ आपको आकार देखना है। अगर क्षेत्रफल अलग अलग हो गया तो भी कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? कि आकार समान होना चाहिए। और इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि आकार समान हो लेकिन साथ ही साथ उनका क्षेत्रफल यानी माप भी समान होना चाहिए। ठीक है, और इसमें माप समान हो गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, देखो अब यहां पर देखो, यहां पर पहले वाले में मैंने कहा था कि एक वृत्त है और एक त्रिभुज है। क्या इन दोनों का आकार समान है? इन दोनों का आकार समान नहीं है, तो ये दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं होंगी। आगे हम लोग देखेंगे ही नहीं, आगे हम लोग देखेंगे ही नहीं। तो ये दोनों आकृतियां ना तो सर्वांगसम थी और ना ही समरूप है। ठीक, इसकी बात करें, क्या दोनों का आकार समान है? बिल्कुल, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो दोनों का आकार समान है। क्या दोनों का क्षेत्रफल समान है यानी माप समान है? बिल्कुल, ये भी 10 मीटर स्क्वायर, ये भी 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों आकृतियां क्या हैं? समरूप हैं। बात आई समझ में? तो एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान दो आप कि इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। इसमें आपको सिर्फ एक ही बात देखना है, इसमें आकार और माप दोनों देखने हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपको आकार देखना है। ठीक, एक दो और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, मैंने कहा कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास। ओके, इसका जो एरिया है वो 12 मीटर स्क्वायर है यानी 12 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया है वो 13 मीटर स्क्वायर है। ओके, फिर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक सर्कल है और उसके अंदर भी एक सर्कल है। ठीक है,
मैंने कहा कि मेरे पास एक ये वर्ग है और इसके अंदर भी एक वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक आयत है और यहाँ पर भी मेरे पास एक आयत है और इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया है मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो आकृतियाँ दी गई हैं क्या ये समरूप और सर्वांगसम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। तो सर्वांगसम के लिए हमें क्या देखना है? सर्वांगसम के लिए हमें ये देखना है कि भाई दोनों का आकार समान होना चाहिए। तो देख लो, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो आकार तो दोनों का समान है, आकार तो दोनों का समान है। क्या दोनों का माप समान है? इसका देखो 12 मीटर स्क्वायर है, इसका देखो 13 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल समान नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों की बात करें अगर हम, तो ये सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। ओके, समरूप की बात करें, समरूप के लिए क्या होना चाहिए? आकार समान होना चाहिए। तो देखो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, आकार तो दोनों का समान है। दूसरी कंडीशन है कि माप समान हो सकता है अथवा नहीं। तो देखो माप समान नहीं है लेकिन आकार दोनों का समान है, इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप हैं। ये दोनों आकृतियां क्या हैं? समरूप है, ठीक है। तो ये जो आकृतियां आपको दी गई थी ये समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। इसकी बात करें, देखो ये बड़ा वाला वृत्त और उसके अंदर ये छोटा वाला वृत्त, ठीक है। तो इन दोनों का तो आकार समान है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं पहला वृत्त और इसको मैंने कह दिया दूसरा वृत्त, ठीक है। तो देखो पहले और दूसरे वृत्त का आकार तो समान है, दोनों वृत्त हैं, लेकिन इसका और इसका क्षेत्रफल अलग अलग होगा। देख लो, ये बड़े वाले वृत्त का कुछ अलग क्षेत्रफल होगा और छोटे वाले का कुछ अलग क्षेत्रफल होगा। इसीलिए ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। ये दोनों आकृतियां क्या हैं? सर्वांगसम नहीं है। क्या समरूप है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, समरूप के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ आकार समान होना चाहिए। तो दोनों का आकार समान है, मतलब दोनों वृत्त हैं, ठीक है। इसकी बात करें, देखो ये बड़ा वर्ग, इसके अंदर एक छोटा वर्ग, हो सकता है कि आपको ये वर्ग ना दिख रहा हो, है ना, आयत दिख रहा हो, जो भी दिख रहा है, तो दोनों का आकार क्या है? समान है। दोनों का आकार क्या है? आकार समान है, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल समान नहीं है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। ये सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप है, बात आ रही समझ में? तो सर्वांगसम के लिए आपको दो बातें देखनी होती हैं और समरूप के लिए सिर्फ आपको एक ही बात देखनी होती है। आकार समान हो, माप समान हो, तभी वो सर्वांगसम होगा, और अगर आकार समान है, माप समान नहीं भी है, तो वो समरूप हो जाएगा, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा, इसकी बात करें, ये सभी समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, दोनों का आकार समान है और दोनों का क्षेत्रफल भी समान है, दोनों का माप भी समान है। तो ये क्या हो गए भाई? ये तो सर्वांगसम हो गए ना। सर्वांगसम के लिए भाई आकार समान होना चाहिए और माप भी समान होनी चाहिए, ठीक है। क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं? बिल्कुल है भाई। समरूप में आकार समान हो और माप समान हो, ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, तो ये सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। बात समझ गए? तो ये बातें हो गई सर्वांगसम आकृतियों और समरूप आकृतियों के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं और समरूप आकृतियां क्या होती हैं। यहां पर हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि यहां पर ध्यान से देखो, इन दोनों आकृतियों को देखो, ये समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। यहां भी क्या है? ये समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। यहां भी ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, और यहां समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी दो आकृतियां अगर सर्वांगसम हैं तो वो समरूप होंगी। अगर सर्वांगसम हैं तो वो समरूप होंगी, लेकिन अगर वो समरूप हैं तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम हो। देख लो, यहां समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम है क्या? नहीं है। तो अगर कोई भी दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो पक्की बात वो समरूप होंगी, लेकिन अगर समरूप हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम होंगे, ठीक है। देख लो, ये सर्वांगसम था तो समरूप भी हो गया। और यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो भाई, समरूप के लिए सिर्फ आकार समान होना चाहिए, माप समान है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। यहां पर आकार समान होना चाहिए
और माप भी समान होना चाहिए। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि कोई भी आकृति अगर सर्वांगसम है तो वो समरूप होगी, लेकिन अगर समरूप है तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहां पर कहा कि माप समान है तो अच्छी बात है, नहीं समान है तो भी अच्छी बात है, लेकिन यहां पर समान होना चाहिए। तो ये दूसरा वाला कंडीशन यहां पर फिट नहीं बैठता, कभी बैठ जाता है कभी नहीं बैठता, लेकिन पहला वाला तो दोनों में है। तो अगर कोई भी आकृति सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होगी। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। फिलहाल आप इतनी बातें नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी जो निष्कर्ष निकाला उसे भी लिख लेते हैं। निष्कर्ष क्या निकाला कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो भी सकती हैं अथवा नहीं। बात समझ में आई भाई? अगर कोई भी सर्वांगसम आकृति है तो समरूप होगी, ठीक है, लेकिन अगर समरूप आकृति है तो सर्वांगसम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे, बड़े ही काम की चीज है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में। वैसे कक्षा 9 में आपने सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। अच्छा, नाम से ही स्पष्ट है, देखो ना, सर्वांगसम त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हो, सर्व अंग समान मतलब सर्वांगसम। तो कोई भी दो त्रिभुज, जैसे मान लो कि एक त्रिभुज ये हो गया ABC और एक त्रिभुज ये हो गया PQR, ये दो त्रिभुज हो गए मान लो। ये दोनों सर्वांगसम कब होंगे? जब इनके कोण समान हो, इनके सभी कोण क्या हो? बराबर हो, और इनकी भुजाएं बराबर हो, तभी आप बोलोगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है कि भाई अगर दो त्रिभुज हैं और उनके सभी अंग समान हैं तो क्या है? वो दोनों सर्वांगसम है। ठीक, तो वैसे क्लास 10th में आपको समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है। फिलहाल ये बातें हमको ध्यान में रखनी है, जहां पर जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां पर यूज करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे समरूप त्रिभुजों के बारे में। अगर आपको दो त्रिभुज इस प्रकार दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आप क्या करोगे? भाई इसके लिए हमारे पास कोई नियम होना चाहिए ना, कोई शर्त होनी चाहिए, उसी के अनुसार हम बता पाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं। तो शर्त क्या होती है उसे देखते हैं। बोलेंगे दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके पहला पॉइंट क्या? संगत कोण बराबर हों। यदि उनके संगत कोण बराबर हों। दूसरा पॉइंट, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। बात समझ में आई? कोई भी दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, ये समझने के लिए मैंने कहा कि ये जो कोण दिया गया है ये 70 अंश का है, ये 50 अंश का है और ये 60 अंश का है। ठीक है,
ये भी 70 अंश का है, 50 अंश का है और 60 अंश का है। ठीक है, ये साइड जो दी गई है ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये जो दिया गया है ये 8 है, ये 16 है और ये 32 है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आप क्या करोगे? आप पहले ये देखोगे क्या दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर ये दोनों नियम यहां पर लागू होते हैं, दोनों शर्तें यहां पर पूरी होती हैं, तभी आप बोलोगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं संगत कोण बराबर हैं कि नहीं। इस त्रिभुज के किसी एक कोण को पकड़ो, मैंने कोण ए को पकड़ा, कोण ए कितना है? कोण ए है 70 अंश। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में क्या कोई कोण 70 अंश का है? बिल्कुल, यहां पर देखो ये है। तो क्या कोण ए बराबर कोण पी है? बिल्कुल, कोण ए बराबर क्या है? कोण पी। ठीक है, अब देखो, अब यहां से आप इस तरफ से भी चल सकते हो, इस तरफ से भी चल सकते हो, मतलब घड़ी के सुइयों की दिशा में भी चल सकते हो और घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में भी चल सकते हो। दोनों तरफ से आप चल सकते हो, तो आप किसी भी तरफ से चलो। आप कहते हो कि मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में चलता हूं, तो आप ए से चलोगे इस तरफ, तो कौन सा कोण आएगा? कोण सी आएगा। ठीक, आप यहां से चल रहे हो तो कौन सा कोण मिलेगा आपको? सी मिलेगा। अब यहां से भी आप इसी तरफ चलोगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, जिस दिशा में यहां से चल रहे हो उसी दिशा में यहां से भी चलोगे। अगर आप यहां से ऐसे चलते तो आपको यहां से भी ऐसे चलना होता। ठीक है, तो किसी एक कोण को पहले आप बराबर कर लोगे, उसके बाद उसी कोण से आप चलना शुरू करोगे। आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। ठीक है, तो हमने ए से क्लॉकवाइज चला, तो ए से जब हम क्लॉकवाइज चले तो कौन सा कोण मिला हमको? सी मिला। अब जब पी से आप चलोगे क्लॉकवाइज तो आपको कौन सा कोण मिलेगा? आर। देखो सी का मान 60 अंश है और आर का मान भी 60 अंश है, तो क्या हम कोण सी बराबर कोण आर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे तो सी से आगे बढ़ोगे कौन सा कोण मिलेगा? कोण बी मिलेगा। भाई यहां से बढ़े हम आगे तो कौन सा कोण मिलेगा? कोण बी मिलेगा। यहां से जब आप आगे बढ़ोगे कौन सा कोण मिलेगा? क्यू मिलेगा। देखो बी 50 अंश का है, क्यू भी क्या है? 50 अंश का है, तो आप लिख सकते हो कि कोण बी बराबर क्या? कोण क्यू। तो ऐसे हम लोग देखते हैं संगत कोणों को। यहां पर दोनों त्रिभुज मैंने बिल्कुल एक जैसा बना दिया, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अभी मैं एक और फिगर लेता हूं, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि संगत कोण इसके बराबर है। अब संगत भुजाओं का अनुपात देखना है, तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि भाई संगत भुजाएं कौन कौन सी है, संगत भुजाएं कौन कौन सी है। तो देखो सबसे पहले आप अगर इस कोण की बात करते हो, इस कोण की बात करते हो, तो इस कोण से संबंधित दो भुजाएं हैं, एक ए बी है और एक ए सी है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, एक भुजा हो गया ए बी और दूसरा हो गया क्या? ए सी। ठीक, यहां पर कोण पी की बात करें तो इससे संबंधित दो भुजाएं हैं, एक पी क्यू और एक पी आर। तो यहां पर लिखते हैं एक पी क्यू हो गया और एक पी आर हो गया। ठीक है, देखो इस कोण से संबंधित दो भुजाएं ए बी और ए सी, इस कोण से संबंधित दो भुजाएं पी क्यू और पी आर। तो ये जो ए बी होगा ना वो पी क्यू के संगत होगा और ये जो ए सी होगा वो पी आर के संगत होगा। तो यहां पर बोलेंगे ए बी और पी क्यू संगत भुजाएं हैं, यहां पर ए सी और पी आर संगत भुजाएं हैं। बात समझ में आई? इस कोण की बात करें तो इस कोण से संबंधित दो भुजाएं थी ए बी और ए सी, और इससे भी संबंधित दो भुजाएं थी पी क्यू और पी आर। इसका बायां तरफ वाला इसके बाएं तरफ के संगत होगा और इसके दाएं तरफ वाला इसके दाएं तरफ के संगत होगा। बचे हैं सिर्फ ये दोनों, तो ये तो ऑटोमेटिक संगत हो जाएंगे, यानी बी सी और क्यू आर क्या होंगे? संगत भुजाएं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमें संगत भुजाओं के बारे में पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात मतलब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ए बी रेशियो पी क्यू, आपको निकालना है ए सी रेशियो पी आर, आपको निकालना है बी सी रेशियो क्यू आर। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं, ये तीनों बराबर आ जाते हैं, तो आप बोल दोगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं।
क्योंकि संगत कोण तो पहले से बराबर हैं। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अनुपात का मतलब होता है बटा, तो आपको निकालना क्या है, ए बी अपान पी क्यू। यहां पर आपको निकालना है क्या, ए सी अपान पी आर, और यहां पर आपको निकालना है बी सी अपान क्यू आर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ए बी कितना है, ए बी 2 है, ए बी कितना है 2 है, पी क्यू कितना है 8 है। तो डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ए बी यहां पर लिखता हूं, ए बी अनुपात पी क्यू कितना आ गया भाई, 1:4 आ गया। बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात। ठीक है, AC अनुपात पी आर मतलब AC बटा पी आर कितना होगा, AC देखो कितना है 4 है, और पी आर कितना है 16 है। तो आप यहां पर लिखोगे 4/16, और ये भी कट गया, 1/4 आ गया। तो यहां से लिखो भाई AC अनुपात पी आर भी कितना है, 1:4। ठीक है, अब बचा BC अनुपात क्यू आर मतलब BC बटे क्यू आर। BC कितना है 8 है, और क्यू आर कितना है 32 है। ये भी कट गया और आ गया कितना, 1/4 मतलब BC अनुपात क्यू आर भी कितना आ गया, 1:4। अब यहां पर ध्यान से देखो, संगत कोण पहले से बराबर थे, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ गया, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आप यहां पे लिखोगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये हो जाएगा, बात आई समझ में। अच्छा, समरूप को हम लोग ऐसे इस चिन्ह से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। तो कोई भी 2 त्रिभुज आपको दिए जाएं तो आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बस आपको ये देखना है कि क्या संगत कोण बराबर हैं, क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर संगत कोण बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे।